Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Today I am going to discuss about the poem London which was written by William Blake. ठीक है, तो अब हम अपने पोम को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो पोम है लंदन, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ये जो पोम है ये विलियम ब्लेक का कलेक्शन था पोम्स का, जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। उस कलेक्शन में से इस पोम को लिया गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम अपनी पोम को डिस्कस करते हैं। तो इस पोम को 1794 में पब्लिश किया गया था। इनका जो कलेक्शन था ना पोम्स का, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें से इस पोम को लिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो पोम है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लिखी गई थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लिखी गई थी ये पोम, और इसको पब्लिश भी इसके बाद ही किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम का लंदन इतना अपीलिंग नहीं था जितना कि आज का लंदन हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, उस टाइम पर मतलब अब जो लंदन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उस टाइम पर कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हमड्रम सी लाइफ थी लोगों की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि विलियम ब्लेक का जन्म भी लंदन में हुआ था, इसलिए उन्होंने उस टाइम के लोगों की जो कंडीशन थी उसको अच्छे से एक्सपीरियंस किया था, तब जाकर उन्होंने इस पोम को लिखा है। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपनी पोम को लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको अभी फर्स्ट स्टेंजा पढ़ के बताती हूँ। आई वेंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe। यानी आई वेंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, मतलब कि मैं लंदन की हर एक चार्टर्ड गलियों में घूम रहा था। चार्टर्ड का मतलब होता है जो वेल एस्टेब्लिश्ड थी गलियाँ। ठीक है, उसमें मैं घूम रहा था, और घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया? नियर वेयर द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो। यहाँ पे टेम्स जो है वो रिवर का नाम है। ठीक है, लंदन में जो ये रिवर है ना, टेम्स रिवर है, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वो मतलब जो पोइट हैं वो टेम्स घूमते घूमते टेम्स नदी के पास चले गए। ठीक है, जहाँ पे टेम्स नदी बहती है वहाँ चले गए। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मीन्स आगे बोलते हैं और मैंने नोटिस किया। मार्क का मीन्स होता है नोटिस करना, यानी मैंने नोटिस किया। मार्क नोटिस किया यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जिनसे भी मैं मिला उनके चेहरों को मैंने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो, यानी कि उनके चेहरों पर वीकनेस और दुख दिखाई दे रहा था। वो मीन्स होता है दुख। ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब है कि जिनसे भी मैं मिला ना वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, लोगों के पास कोई काम ही नहीं था। ठीक है, किसी को कोई मतलब अनएम्प्लॉयड थे सारे, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हुई थी, बेरोज़गार से घूम रहे थे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ऑब्वियसली, मतलब जो पहले लोग हाथों से काम किया करते थे, ठीक है, वो अब आजकल में उस टाइम पर मशीनों से किया जाने लगा। अब भी ऐसे ही होता है। तो जो गरीब लोग थे उनके हाथ से तो जॉब बिल्कुल ख़त्म। जो मज़दूर पहले वो काम कर रहे थे वो हाथ से उनके चला गया काम, तो वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, और क्योंकि मशीनों ने उनकी जगह ले ली थी ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित की गई थी। तो जो लोग व्यक्ति जो पहले मज़दूर वगैरह जो काम किया करते थे वो अपने हाथों से किया करते थे, उनको काम मिल जाता था कहीं पे। ठीक है, ढूंढते थे तो, लेकिन अब वो उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो गए और जिसकी वजह से वो उदास हुए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके चेहरों पर क्या देखा जा सकता था? मार्क्स ऑफ वीकनेस। ठीक है, और मार्क्स ऑफ वो मीन्स होता है दुख के। ठीक है, हाँ, उनके चेहरों को उन्होंने नोटिस किया, निशान ऐसे दिखाई दे रहे थे उनके चेहरों पर। वो बिल्कुल भी मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल ही बेकार सी हो गई थी। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सेकंड स्टेंजा। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band,
द माइंड फोक्ड मैनेकल्स आई हियर, यानी इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी हर आदमी रो रहा था, चिल्ला रहा था, यानी कि उनकी हर आदमी मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी था, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ हियर, यानी इन्फेंट्स मीन्स होता है जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, यानी बेबीज भी डर के मारे रो रहे थे, बिलख रहे थे। इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन, हर आवाज़ में, हर रिस्ट्रिक्शन में। द माइंड फोगेट मैनेकल्स आई हियर, यानी लंदन के लोगों मतलब जो लंदन के लोग थे ना, उन्होंने अपने माइंड की मैनेकल्स में खुद को कैद कर रखा था। अब यहाँ पे मैनेकल्स का मतलब होता है जंजीर, यानी ये जो सारी आवाज़ें हैं जो मैं जो सुन सकता हूँ, इन्होंने मतलब खुद को अपने माइंड में ऐसे कुछ मतलब उन जंजीरों में ऐसे कैद किया हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थे किसी भी काम के लिए, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, every blackening church appalls, and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls, यानी हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, यानी किस तरह से मतलब चिमनी स्वीपर्स रो रही हैं। अब चिमनी स्वीपर्स ज़्यादातर बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि चिमनी बहुत ही पतली सी होती है और उसमें कोई भी बड़ा व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, ठीक है, बिल्कुल जा ही नहीं सकता है। तो आप सभी ने शायद चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे भी पढ़ा होगा, उसमें भी उन्होंने चिमनी स्वीपर्स के बारे में बताया है। उन बच्चों की कंडीशंस को चार्ल्स लैम्ब ने उस ऐसे में डिस्कस किया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि चिमनी स्वीपर्स विलियम ब्लेक की एक पोम भी है, जिसे आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं चार्ल्स लैम्ब का, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से चिमनी स्वीपर्स जो बच्चे होते हैं मोस्टली, और किस तरह से उनकी कंडीशंस होती है, उसको उसमें डिस्कस किया गया, ठीक है। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अफॉल्स। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या कहते हैं, और पोइट कहता है कि इन सभी के लिए चर्च जिम्मेदार है, यानी ये जो बच्चे इस तरह से दुखी हैं ना, अफॉल्स का मतलब होता है मतलब ये सब कुछ होना बच्चों की, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये उनकी मानसिक स्थिति पर को आघात पहुंचा रहा है, या हम कह सकते हैं नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए चर्च जिम्मेदार है। यहाँ पे ब्लैकनिंग का मतलब है कि यहाँ पे चर्च को काला नहीं बताया गया, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ठीक है, अपने मतलब जो चर्च को लोगों के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फॉल्स है, मीन्स ये हुआ ब्लैक का मतलब यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन है एंड द हैपलेस सोल्जर्स साई, यानी और हैपलेस यानी असहाय, हैपलेस का मतलब होता है असहाय, जो मजबूर से हैं, ठीक है, सोल्जर्स भी आहें भर रहे हैं, मीन्स दुखी हैं। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, पैलेस वॉल्स मीन्स रॉयलिटी, यानी कि अमीर जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो खून है पैलेस की दीवारों में बह रहा है, ठीक है। मीन्स रॉयल कौन होगा, अब यहाँ पे रॉयल्टी की बात हुई है तो रॉयल ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी फिर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, जिसकी वजह से ये लोग दुखी हैं, ये सब गवर्नमेंट की आंखों के सामने हो रहा है और फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यानी ये जो खून बह रहा है, खून वैसे एक्चुअल में खून बहने की बात नहीं कर रहे हैं, खून मतलब लोगों की जो कंडीशंस इस टाइप से हो रही हैं वो बिल्कुल ही बद से बदतर हो गई हैं, और ये सब कुछ सरकार के सामने हो रहा है और सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। नेक्स्ट फाइनल स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हेरोल्ड्स कर्स blasts the newborn infant's tear and blight with plagues the marriage years। इसका मतलब है, फर्स्ट लाइन देखो, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हेरोल्ड्स कर्स, यानी जब इस लंदन शहर की गलियों में आधी रात होती है ना, तो मुझे प्रोस्टिट्यूट्स, हेरोल्ड का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट की बेबसी को, मतलब वो कितने बेबस होते हैं उनको मैं सुन सकता हूँ, उनकी आवाज़ों को मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ब्लास्ट द न्यू बोर्न इन्फेंट्स टीयर, यानी और उन प्रोस्टिट्यूट्स की आवाज़ को सुनकर वो न्यू बोर्न बेबीज़ भी रो पड़ते हैं। और उसके बाद बोलते हैं एंड ब्लाइट विद प्लेग्स द मैरिज हियर्स, और उन बच्चों की रोने की आवाज़ इतनी बेकार होती है जिसकी वजह से मैरिज हियर्स, यानी यहाँ पर प्लेग ने मैरिज को हियर्स की तरह बताया है। हियर्स मीन्स होता है
जैसे हम बोलते हैं ना शव वाहन हम बोल सकते हैं, जिसमें डेड बॉडीज़ को कैरी करके लिया जाता है। तो मतलब मैरिज को इस टाइप से बताया गया है, ठीक है। मैरिज लोगों की हो जाती है बट उनमें कोई लव नहीं है, कोई बस ज़्यादातर जो है वो फिजिकलिटी की तरफ है, ठीक है। मतलब बिल्कुल डेड सी हो जाती है लाइफ, ठीक है। मैरिज के बाद भी लोगों के अफेयर्स चलते हैं, तो मतलब ये बिल्कुल ही बेकार की बात है। ये जो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है यहाँ पर विलियम ब्लेक ने, कि कैसे जो है लोगों की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। और मतलब मैरिज को भी एक खेल सही बना के रख दिया है। वो प्यार वाली चीज़ वो बची नहीं है लोगों की, मतलब पार्टनर्स के बीच में बिल्कुल भी। फिज़िकलिटी की तरफ ज़्यादा ही मोस्टली तो मैंस का होता है, फिज़िकलिटी की तरफ ज़्यादा ही, मतलब बिल्कुल ही क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल ही कंडीशन को बिल्कुल ही बद से बदतर बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। उनके प्रोस्टिट्यूट्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ही बुरी तरह से रो रहे हैं, ठीक है। उनके रोने की आवाज़ इतनी मिज़रेबल है, बहुत ही बेकार की आवाज़ लगती है उनकी, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है। आई होप आप सभी को ये पोम जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।